हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक बात बताइए, आपको घर में काम करना कैसा लगता है? यदि घर में आपसे काम कराया जाता है कि किसी दिन बोला जाए छोटे मोटे काम में तो चलो ठीक है, उठ के पानी ला दो, ये कर दो। कभी मम्मी कह दे कि आज झाड़ू पोछा कर दो, आप कहो अरे क्या है, मैं झाड़ू पोछा करूं, मुझसे झाड़ू पोछा करा रहे हो, मैं क्यों करूं, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। और किसी दिन और बोल दिया कि अरे कुछ बना के खिलाओ, अरे तो क्या मैं काम पढ़ाई ना करूं, मैं ये काम दे दिया, हम तुरंत बोल देते हैं। आपने कभी सोचा है या आपने देखा होगा कि कई जगह बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। कहीं दुकानों पर देखा है, तो कहीं पत्थर तोड़ते देखा है, तो कहीं साफ सफाई करते हुए देखा है, तो कहीं रोड पर कचरा बीनते हुए देखा है। मतलब आपने कई जगह छोटे बच्चों को देखा। उनको काम करते देख कभी अपना मन कांपा कि हम तो घर में एक गिलास पानी भी यदि कोई मांग ले तो हमारे यार कह देते हैं क्या है ये। और वो बच्चे दिन रात काम करते हैं। क्या उनकी उम्र काम करने की है? क्या उनका मन पढ़ने के लिए या खेलने के लिए, कूदने के लिए, इधर उधर मस्ती करने के लिए क्या उनका मन नहीं करता है? करता होगा, लेकिन वो उनकी मजबूरी है। पर ऐसी भी क्या मजबूरी कि लोग उन्हें पढ़ने ना भेजकर, खेलने के लिए ना भेजकर उन्हें कामों पर रख देते हैं। ऐसी कोई मजबूरी दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। बच्चों के लिए कोई काम पर रख दे, इतनी बड़ी मजबूरी किसी के सामने होनी ही नहीं चाहिए, या उसको मजबूरी बनाना ही नहीं चाहिए। काम करना है तो बड़े व्यक्ति काम करें, उन छोटे निर्दोष बच्चों का क्या दोष कि उन्हें काम करना पड़ रहा है। और वैसे तो ये कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है कि आप छोटे बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते, लेकिन हम फिर भी काम करते देखकर उन बच्चों को हम उन्हीं से काम करवा लेते हैं, उनसे हम सामान मंगवा लेते हैं। लेकिन कोई जाकर ये नहीं कह देता, जाकर कंप्लेंट नहीं कर देता कि वहां पर उस फला फला स्थान पर या उस व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे से काम करवाया जा रहा है। हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए लोगों की फिर से हिम्मत बढ़ जाती है कि अरे कुछ नहीं होता, सब चलता है, सरकार तो ऐसे नियम बनाती रहती है। ऐसा नहीं है। यदि मानवता हमारी जागे तो शायद हम वहां पर कह पाए कि छोटे बच्चे से कार्य बिल्कुल नहीं करवाइए। और आपने करवाया, पर उस बच्चे से मैं तो कोई सुविधा या कोई भी ऐसा सुख नहीं लूंगा कि मैं यहाँ बैठा हूं और मैं कह दूं कि जाके पानी दे दो, मुझे खाना दे दो। नहीं, मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ, क्यों मेरे मन में आ गया आज काम पर जो बच्चे काम काजी होते हैं या छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, क्यों मन आज इतना उदास और साथ में ही गुस्से से भरा था। मैं कक्षा 9वीं, इतने आप बड़े बच्चे हैं कि आप ये बात समझ सकते हैं। आप जानते हैं क्या सरकार ने कदम उठाया, आपको पता है कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, सारी बातें आप जानते हैं। बस इसीलिए मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए एक पाठ सम्मिलित किया गया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। जी हाँ, ये पाठ 17 है क्षितिज का, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कॉमन लगता है। हाँ, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे कुछ सीखने जा रहे हैं, अच्छा लगता है। पर ये पंक्ति, बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या हाँ, पापा काम पर जा रहे हैं, मम्मी काम पर जा रही हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, ये तो अच्छा लगता है। क्या इस तरीके का काम करते बच्चे अच्छे लगते हैं? आप चित्र में देखिए। और इस तरीके का काम केवल चित्र में नहीं बल्कि ऐसा होता है इसलिए तो चित्र गढ़ा गया है। कोई भी यदि चित्र बनाया जाता है, कोई भी यदि मूवी बनाई जाती है, कोई भी यदि सीरियल बनाया जाता है, कोई भी यदि वीडियो बनाई जाती है, मतलब वो समाज में ऐसी बातें देखी जाती हैं, तभी लोगों का दिमाग वहां तक जाता है। तो यदि चित्र यहाँ पर बनाया गया है, मतलब ऐसे बच्चों ने काम किया है। जहाँ एक गिलास पानी भरने में हमें गुस्सा आ जाती है, वहां ये बच्चे ईंट और गारा उठा के किसी मकान को बनाने में मदद कर रहे हैं। क्या इन बच्चों की उम्र ये काम करने की है? कतई नहीं। इसीलिए आपको जागृत करने के लिए ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। हर एज के बच्चों के लिए अपनी एक अलग ही वीर रस से रची कविताएं होती हैं। एक एज के बच्चों के लिए अलग ही कुछ द्वंद्व युद्ध होते हैं, और इस प्रकार का एक अंदर आपके जो युद्ध चलना चाहिए वो कक्षा 9वीं के बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता है जो कि राजेश जोशी ने इतना सोचा उन बच्चों के बारे में कि उसे कविता में गढ़ दिया। क्योंकि कवि जो कह देता है और जो हमारे मन तक पहुंच जाती है, शायद वो बात सामने से हमें समझ में नहीं आती, और जहां तक हमारा दिमाग नहीं जाता वहां तक कवि पहुंच जाता है। तो कवि ने इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी कि बाकी उन पंक्तियों को यदि पढ़ा जाए तो हमारा मन बाकी झकझोर जाएगा कि क्या बाकी दुनिया से खेल समाप्त हो गए हैं, बाकी दुनिया से खिलौने समाप्त हो गए हैं, क्या बाकी खेल के मैदानों की कमी हो गई है?
जब सब कुछ यथावत है, ना खेल के मैदानों में कमी हुई है, ना खिलौनों में कमी हुई है, ना विद्यालयों में कमी हुई है, कुछ भी कम नहीं हुआ है, तो ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? खेलने दो, पढ़ने दो, जाने दो, घूमने दो। ये सारी बातें कविताओं में है। तो जिस व्यक्ति ने ये कविता गढ़ी है, पहले हम उनका जीवन परिचय तो देख लें कि इतनी अच्छी बात सोचने वाले कौन हैं। तो जीवन परिचय है राजेश जोशी जी का, जो कि इनका ये चित्र है, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हुई हैं। तो 1946 में 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पूरी की और अपनी शिक्षा पूरी की, प्रारंभिक नहीं, अपनी शिक्षा समाप्त करके पत्रकारिता में गए। अध्यापन कार्य भी उन्होंने किया पढ़ाने का, और कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी इन्होंने लिखी हैं। इनकी रचना परिचय, इनकी रचनाएं हैं, उनके कुछ काव्य संग्रह हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच हैं। ऐसे उनकी जो हैं वो काव्य संग्रह हैं। अगला है भाषा शैली। राजेश जोशी की कविताओं में गहरा सामाजिक सरोकार होता है। मतलब बिल्कुल, जब उन्होंने ये लिख दिया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कितना ये सामाजिक भाव है इसमें, समाज के लिए कितना बड़ा एक प्रकार से व्यंग भी है। उनकी कविता में स्थानीय बोली बानी शब्द होते हैं, मतलब स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से, यहाँ पर कविता का परिचय दिया गया है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से बचपने छिन जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है कि बच्चों का बचपन कैसे छिन जाता है काम करने में। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित रहें। ऐसी व्यवस्था, ऐसी कैसी व्यवस्था, ऐसी कैसी मजबूरी है, ऐसा कैसा आपका काम है जहां व्यक्ति न करके बच्चे कर रहे हैं, जहां महिलाएं और पुरुष काम करने के लिए कम पड़ गए, वहां बच्चों को लगा दिया गया। अरे जब आपने अपना पूरा जीवन जी लिया तो उन बच्चों का क्या कसूर है कि उनको उनका जीवन नहीं जीने दिया जा रहा है। बच्चों की उम्र तो नटखट की होती है, नटखटपन की उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, शैतानियों की उम्र होती है, चंचलता की उम्र होती है, कूदने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, सोने की उम्र होती है, खाने की उम्र होती है। ये करने की उम्र तो छोटे बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो उन्होंने एक व्यंग किया कि ऐसी कैसी व्यवस्था जहां बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाए। अब यहां से शुरू होता है हमारा काव्यांश। फर्स्ट मतलब पहला काव्य है। कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह लिया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस तरीके से मैंने एक और इसमें शब्द जोड़ दिए, आप चाहे तो इस तरीके से पढ़ सकते कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए समाज पर कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जा रहे, बच्चे खेलने क्यों नहीं जा रहे, बच्चे सोने क्यों नहीं जा रहे, बच्चे खाने क्यों नहीं जा रहे, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, कोहरे से, सर्दी की वो सुबह जब चारों तरफ कोहरा होता है, सड़कें जहां पर दिखाई नहीं देती, वाहन जहां पर चल नहीं पाते, ऐसे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे उस समय उतने सुबह सर्दी में काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, आज के समय की सबसे भयानक पंक्ति यही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे अधिक भयानक दुर्दशा वाला क्या समय रहा होगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसको तो एक विवरण की तरह, एक विस्तार से लिखना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये तो समाज पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इससे संबंधित शब्दार्थ हैं जो पंक्तियां भी आपने पढ़ी हैं। कोहरे अर्थात धुंध, कुहासा, कोहरा, धुंध भी कहते हैं उसको। काम मतलब कार्य, भयानक अर्थात भयंकर, डरावना, पंक्ति मतलब कतार या पंक्ति, लाइन, विवरण अर्थात हालचाल, वर्णन, और सवाल अर्थात प्रश्न।
अब यहाँ से भावार्थ है। कवि कहता है कि सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है, फिर भी रोटी कमाने की लालसा में, रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वे काम करने के लिए घने कोहरे में भी सड़क पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की ये सबसे भयावह स्थिति उसी के आगे है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना, कूदना और पढ़ना चाहिए, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि सर्दी की वह सुबह जहां कोहरा छाया होता है, जिस समय सारे लोग सर्दी से बचने के लिए बच्चे रजाइयों के अंदर होते हैं, घरों के अंदर होते हैं, उस समय बच्चे अपने रोजी रोटी कमाने के लिए काम की व्यवस्था के कारण, मतलब आर्थिक तंगी के कारण और रोजी रोटी कमाने की लालसा में काम पर जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा, और यही भी कहा गया कि जिस समय लोग ठंड से बचते हैं, उस समय वो काम पर जा रहे हैं घनी कोहरे की सड़क पर। और यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि जिस उम्र में बच्चे को खेलना, कूदना और पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चा काम पर जा रहा है। और सबसे भयानक पंक्ति तो यह है कि ऐसे समय में इस परिस्थिति को समाज के लोग सामान्य बात मानकर उसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। ये इस पंक्ति का भावार्थ था। अगला फिर थोड़ा और आगे है। इस समस्या को या तो महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आना चाहिए, आखिर ये बच्चे खेल कूद और पढ़ाई की उम्र में काम पर क्यों जा रहे हैं? पेट पालने की चिंता से इतने ग्रस्त आखिर ये बच्चे क्यों हैं? ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं क्या एकाएक? कितने सारे क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर कवि ने। समाज से क्वेश्चन किए हैं, स्वयं से ये क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि हम भी तो समाज के ही अंग हैं। कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? जिस बॉल से बच्चे खेलते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई? उन्हें बच्चे अब छू नहीं सकते। क्या दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी खा लेता है, कागज खा लेता है, तो क्या दीमक ने सारी पढ़ने वाली किताबों को खा लिया है? क्या दुनिया में कोई किताब नहीं बची जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ों के नीचे, मतलब जहां पर बच्चे इस तरीके के पहाड़ों पर काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, क्या पहाड़ों के नीचे सारे खिलौने दब चुके हैं? क्या खिलौने कहीं खो गए हैं जो बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं? क्या किसी भूकंप आने से सारे मदरसों की, सारे पाठशालाओं की, क्या ये विद्यालयों की, स्कूलों की क्या दीवारें ढह गई हैं? क्या विद्यालय टूट चुके हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए? क्या खेलने के लिए कोई मैदान नहीं बचा, कोई बगीचा नहीं बचा? क्या घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे काम पर तभी जाएंगे जब उन्हें खेलने का साधन ना हो, पढ़ने का साधन ना हो, घूमने का साधन ना हो, उनके लिए कुछ भी ना हो, तब हम कह सकते बच्चे काम पर चले। उनके हम बड़े हो जाते हैं। अब मैं जाके कहीं खेलने लग जाऊं, कहीं कूदने लग जाऊं, तो फिर मैं कहूँगी अरे मुझे काम भी करना है, क्योंकि अब मेरा एक उद्देश्य है जीवन का, काम करना। पर जब हम छोटे थे तब कोई उद्देश्य नहीं था, मैं काम कुछ करना ही नहीं था, सारा काम अपने आप होता था, कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस एक ही था कि पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मतलब जब जैसा समय आया तब वैसा हमने काम किया। तो उन्होंने वही कहा कि क्या रंग बिरंगी किताबें कहीं दीमक खा लिए हैं? क्या अंतरिक्ष में गेंदें गिर गई हैं? क्या सारे जो खिलौने हैं क्या वो दब चुके हैं? क्या विद्यालय टूट चुके हैं? अंतरिक्ष अर्थात अनंत आकाश, दीमक अर्थात लकड़ी कागज खाने वाला एक प्रकार का कीड़ा, भूकंप अर्थात भूचाल, मदरसा होता है विद्यालय, इमारत, भवन, खत्म अर्थात समाप्त, और एकाएक मतलब अचानक। खबर देखते हैं। कभी नन्हे नन्हे बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम करते देख विचलित हो उठा है। उसका कभी राजेश जोशी का मन जो है वो विचलित हो गया है। समाज से वो प्रश्न कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें कहीं आकाश में, अनंत आकाश में खो गई हैं? बच्चों के खेलने वाली क्या सारी गेंदें, सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमक ने, उस कीड़े ने खा लिया है? जो किताबें थी, क्या वो किताबें अब नहीं रही कि बच्चों के पास ये किताबें नष्ट हो गई हैं?
बच्चों के सारे खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में विद्यालय की दीवारें गिर चुकी हैं? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, घरों के आंगन सब खत्म हो चुके हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चे बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे बच्चों को अचानक वंचित कर दिया? उन्हें खेलने का मौका नहीं, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं, उन्हें खाने का मौका नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको आपने सब कुछ समाज से कह रहे हैं कि उनसे ये वंचित कर दिया खेलने कूदने की सारी बातें। ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं। हमें उनका बचपन लौटाना होगा, खेलने पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। यहाँ पर कवि ने अपना भाव व्यक्त किया है कि हमें इस सारे प्रश्न उत्तेजित करते हैं कि हमें उन बच्चों का बचपन लौटाना होगा, खेलने पढ़ने की उम्र में उन्हें काम से जाने से रोकना होगा, उन्हें उनकी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। आगे की पंक्तियां हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, कितना भयानक है। लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल मतलब ज्यों की त्यों हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या यहाँ पर कवि कह रहा है अगर ये सब नष्ट हो गया, खिलौने नष्ट हो गए, किताबें नष्ट हो गई, गेंदें नष्ट हो गई, अगर सब कुछ नष्ट होगा तो फिर दुनिया में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ये सब नष्ट हो जाता, तो कह रहे दुनिया तो भयानक हो जाती। कहते हैं ना कि अगर चहल पहल है तो बच्चों से है। आप विद्यालय में देखिए, ऐसा समय बीत चुका है जब विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे थे, सब कुछ घर से पढ़ाई हो रही थी। उस समय जब हम शिक्षक पहुंचते थे विद्यालयों में, तो यही देखा गया है कि सन्नाटा, अच्छा ही नहीं लगा टीचर्स को विद्यालय में। जहां बच्चे शोर करते तो गुस्सा आ जाती है, इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, चुप बैठो। और जब बच्चे वहां, आप लोग वहां नहीं पहुंचते हैं, तो वहां पर वो विद्यालय विद्यालय ही नहीं लगता है, क्योंकि विद्यालय की शान ही बच्चों से है। बच्चे हैं इसलिए तो विद्यालय है। तो बच्चे यदि घर में ना हो, आप लोग घर से कभी चले जाते हैं, फिर मम्मी पापा से पूछना, घर में और जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े छोटे बड़े भाई बहन आपके, पूछना उनसे कैसा लगता है। अच्छा नहीं लगता, सन्नाटा रहता है, जहाँ देखो वहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। मम्मी को बड़ा बुरा लगता है, पापा लौटते होंगे तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि कोई चीखने चिल्लाने वाला नहीं है जिसको मैं डांट कर कह दूँ अरे चुप बैठो, दिन भर का थकाया हूँ, फिर किच शुरू कर दी, जाओ पढ़ो अपने कमरे में। ऐसा कोई कहने वाला, क्योंकि हर जगह बच्चों से रौनक है। बच्चों के खिलौनों, छोटे बच्चे घर में होते, खिलौने फैले होते हैं, वही एक काम होता है उनका, रोना, हंसना, खेलना, सोना। जब बच्चे नहीं होते हैं तो कोई काम नहीं होता है। और जब इस दुनिया से अगर वो कह रहे हैं कि खेल किताबें सब समाप्त हो जाएंगी, सोचो वो दुनिया कितनी भयानक होगी। और भी उससे अधिक भयानक तो ये बात है कि सब कुछ है दुनिया में, हस्ब मामूल है, मतलब खिलौने भी हैं, किताबें भी हैं, गेंदें भी हैं, खाना भी है, घूमना फिरना भी है, बगीचे भी हैं, मैदान भी है। सब कुछ होने के बाद भी बच्चे ठंडी की उस सर्दी की सुबह सुबह काम पर जाते हैं। क्या उन बच्चों के लिए कुछ नहीं है? जब इतना सब कुछ दुनिया भर में मौजूद है, फिर भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे निकल जाते हैं सुबह सुबह काम में। आगे देखिए, इससे संबंधित शब्दार्थ है, दुनिया अर्थात संसार, ज्यादा अधिक, हस्ब मामूल अर्थात यथावत, जैसी की तैसी, जैसे हैं वैसी वस्तुएं। भावार्थ है, कवि कहता है यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो संसार भयानक हो जाएगा। अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें ना हो, रंगीन किताबें ना हो, विद्यालय ना हो, मैदान ना हो, बगीचे ना हो, तो संसार का क्या मतलब? क्या संसार है? फिर कुछ भी नहीं है। ऐसा संसार का होना या ना होना, कवि कह रहा है बिल्कुल बराबर है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयानक होगा। वो कह रहे हैं कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया तो संसार में बचेगा ही क्या? ऐसे संसार का होना ना होना तो व्यर्थ है। संसार से यदि खिलौने, वस्तुएं, विद्यालय सब चले गए तो संसार का होना क्या मतलब का? और यदि संसार में ये सभी वस्तुएं ना रहें तो संसार सोचो कितना भयानक लगेगा। अंत में कवि स्पष्ट करता है कि यदि संसार में कुछ ना बचता तो संसार तो भयानक हो जाता, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात है कि संसार में ये सब कुछ वस्तुएं हैं, पहले जैसे ही है, सब कुछ वैसा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन चीज़ों से ये चीज़ें उन बच्चों को नहीं मिल पा रही, वो बच्चे इनसे वंचित हैं। देश के वो बच्चे जो सुबह काम पर जाते हैं वो इन सब वस्तुओं से वंचित रह जाते हैं।
उनका जो बचपन है वो बचपन उनसे छिन जाता है। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में काम पर निकल जाते हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी आज भी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय है। यहाँ देखिए आप चित्र, ये देखिए ये चित्र। अब इसमें आपको कोई कार्टून नहीं दिख रहा है, इसमें बच्चा दिख रहा है सीधा। तो ये बच्चा जो सीधा दिख रहा है मतलब ये चित्र लिया गया है। और ये देखो कितना खतरनाक काम इधर वो कर भी रहा है। तो ऐसे कई बच्चे सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं, काम की तलाश में। ये बात मतलब जोश से भरी, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते ही जोश में आ गई कि इतनी बातें कि कहीं ना कहीं क्रोध भी है और दया भी है, करुणा भी है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। शुरू की 2 पंक्तियां क्या है? कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या चित्र उभरता है? सर्दी में जब ठंड तेज हो जाती है, चारों ओर सड़कों पर जब धुंध छा जाती है, उस कठिन समय में छोटे छोटे बच्चे काम पर निकल जाते हैं। ऐसा देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वह बच्चों के प्रति अन्याय है। हमारे मन मस्तिष्क में उन बच्चों के प्रति करुणा और दया के भाव आते हैं और इस व्यवस्था, ये जो समाज की व्यवस्था है, इसके प्रति क्रोध आ जाता है कि समाज में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चों के पढ़ने की उम्र में आज वो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और समाज में इसे सामान्य तौर पर लिया जा रहा है। गंभीरता से सोचने के लिए हम बाध्य ही नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें बाध्य होना पड़ेगा। इस उम्र में उनका मजदूरी करना में गंभीरता सोचने के लिए बाध्य करता है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चे सर्दी के दिनों में कोहरे में सड़कों पर निकल चुके हैं काम करने के लिए। जिस समय उन्हें घर पर होना चाहिए उस समय वो काम करने के लिए निकल गए हैं। उन बच्चों के प्रति तो करुणा होती है, लेकिन समाज की व्यवस्था के प्रति आक्रोश, क्रोध मन में आ जाता है और हमारा मन, हमारा मस्तिष्क उन बच्चों के लिए सोचने को विवश हो जाता है, बाध्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 प्रश्न लगभग एक से बन रहे हैं, उत्तर एक ही जाएगा। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात की विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि से उस प्रश्न के रूप में क्यों, उसे एक प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, अथवा बच्चे काम पर जा रहे हैं इसे प्रश्नात्मक रूप में ही क्यों पूछा जाना चाहिए, विवरणात्मक रूप में क्यों नहीं। संक्षेप में लिखिए। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कवि ने समाज पर यह व्यंग किया है और समाज से ये प्रश्न पूछा है कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ते और कूदते खेलते हैं, उस उम्र में आखिर बच्चे पढ़ने के लिए ना जाकर काम पर क्यों जा रहे हैं, बताइए। ये समाज के सामने एक करारा प्रश्न है कि बताइए। तो इसे विवरण के रूप में नहीं, इसे बच्चे काम पर जा रहे हैं को विवरणात्मक रूप में नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के काम पर जाने की सच्चाई को तो सभी जानते हैं कि वो कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ हमें मिल जाते हैं, हम सब जानते हैं। इसका पुनः विवरण करना किसी विशेष लाभदायी नहीं होगा। यदि इसके बारे में फिर से बोल दिया जाए तो लोग फिर इसे पढ़कर छोड़ देंगे। इसे प्रश्नात्मक रूप में पूछा जाना चाहिए। समाज और सरकार का ध्यान प्रश्न के रूप में पूछकर उनकी तरफ खींचना चाहिए। इस समस्या को गंभीरता से विचार करना होगा। कवि यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि बाल मजदूरी सर्वदा अनुचित है, अस्वीकार्य है, जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो यदि विवरणात्मक रूप में कई बार ये बात हो चुकी है, कवि कह रहा, और ये बात लोगों तक समझ में नहीं आई, ये विवरण के रूप में लिख के फिर ऐसी हो जाएगी। ये तो समाज और सरकार से प्रश्न करना चाहिए, उनका ध्यान प्रश्न करके आकर्षित करना चाहिए कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना है, आखिर उस उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जबकि बाल मजदूरी सर्वथा अनुचित भी है और अस्वीकार्य भी है। जल्द से जल्द वो कह रहे हैं कि इसे खत्म करना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न होना चाहिए। अगला प्रश्न फिर 2 है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, अथवा सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, क्या वास्तव में सारे उपकरण मिट गए हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर बताइए। दोनों प्रश्न थोड़े से भिन्न है, उत्तर एक ही है कि बताइए कि आखिर बच्चों जो सुविधा के उपकरण क्या वो नष्ट हो गए हैं। वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई है, यथावत हैं, फिर भी कुछ बच्चे उनसे वंचित हैं। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं इसलिए क्योंकि उन मासूम बच्चों के माता पिता के पास धन का अभाव है, आर्थिक तंगी है और मनुष्य अपना पेट भरने के लिए इस तरह के काम करता है। और वो जो माता पिता है उन बच्चों के, वो उनका पेट नहीं पाल पा रहे हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें लेने के लिए
पैसा नहीं है, जबकि धनी वर्ग के बच्चों के पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी आर्थिक तंगी के कारण आज गरीब बच्चों के पास सुविधाओं मतलब काम पर जाना पड़ रहा है, उनके पास सुविधाएं नहीं है, सुख सुविधाओं से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। तो वही बताया है कि आखिर बच्चे क्यों वंचित हैं, क्योंकि माता पिता के पास धन की कमी है, पेट पालने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, जिस कारण उन्हें बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है। वहीं यदि उच्च वर्ग के बच्चों को देखें तो उनके पास सारे खिलौने मिलेंगे, लेकिन निम्न वर्ग के बच्चे अपनी आर्थिक तंगी के कारण इन खिलौनों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें ये सुख सुविधा नहीं मिल पाई हैं, जबकि दुनिया में वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु आर्थिक तंगी और पेट के कारण ये बच्चे इन उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? लोगों ने इसे सामान्य मान लिया गया है ना, इसलिए तो कहीं ना कहीं वो है, कुछ पॉइंट है यहाँ पर। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाता देख रहा है, फिर भी कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। इस उदासीनता के निम्न कारण है। उपभोक्तावादी संस्कृति और भौतिकवादी युग के कारण लोग सुख सुविधाओं का उपभोग करने और सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटाने में लगे रहते हैं, लोग अपने में ही लगे रहते हैं। आज वर्तमान समय में लोगों को दिखावा करने की आदत है, लोगों को सामान उनके पास सारे होना चाहिए, उसमें किसी का भी कुछ भी बिगड़ रहा हो। मैंने एक बार कही थी ना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही लोग अपनाते हैं कि हमें केवल अपना काम देखना है, हमारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में क्या बेरोजगारी फैली हुई है, समाज किस दिशा की ओर मुड़ रहा है, इसमें व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो केवल अपनी ही सुख सुविधाओं में लगा हुआ है। अगला है, लोग ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। बिल्कुल सत्य बात है, इस कारण उन्हें दूसरों के दुख दर्द का एहसास नहीं है। गरीब माँ बाप के बच्चे अपना पेट भरने के लिए दुकानों में, घरों में, खेतों में काम करते हैं। यह सब देखकर धनवान उनकी मदद भी नहीं करते। आर्थिक तंगी के कारण छोटे बच्चे अपने घरों की आर्थिक तंगी मिटाने के लिए घरों में, बाहर, खेतों में भी काम करते हैं, किंतु लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि केवल उन्हें अपना ही दुख दर्द दिखता है, वो उन बच्चों का दुख दर्द नहीं देख पाते। तीसरा है, लोगों में मानवता की कमी आ चुकी है। इसी कारण लोगों का ध्यान काम कर रहे बच्चों की तरफ नहीं जाता है और वह इनके प्रति उदासीन रहते हैं। मतलब उदासीन रहना मतलब इनके प्रति ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो पहला क्या है, उन्हें दिखावे की आदत है, अपने ही कार्यों में लगे रहते हैं, भौतिकतावाद में और उपभोक्तावाद में लगे हुए, मतलब अपनी ही सुविधाओं के प्रति लगे हुए हैं, उन्हें दूसरों को देखने की फुर्सत नहीं है। आज मनुष्य दूसरा स्वार्थी हो चुका है, स्वार्थ के कारण उसे दूसरों का कोई भी दुख दर्द समझ में नहीं आता है। दिन प्रतिदिन काम पर लगे बच्चों को देखता रहता है, लेकिन ध्यान आकर्षित नहीं होता है उस ओर। तीसरा है कि लोगों में मानवता की कमी है। लोगों में मानवता की कमी के कारण लोग एक दूसरे से उतने घुले मिले नहीं है, न लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम या सम्मान या आदर या दया के भाव भी नहीं बचे हैं। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ देखा हुआ है? तो हमने अपने शहरों में कहाँ कहाँ देखा है बच्चों को, बताइए। सुबह सुबह कूड़ा उठाते हुए, कूड़ा बीनते हुए, दुकानों पर सामान बेचते हुए, खाने की दुकानों पर बर्तन धोते हुए और बच्चों को घरों में काम करते हुए, कूड़ा करकट उठाते हुए, दुकानों पर, होटलों पर काम करते हुए और साथ ही घरों में काम करते। यदि इससे अतिरिक्त भी आपने देखा है तो बिल्कुल आप इसका उत्तर आगे बढ़ा सकते। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना कभी को एक हादसा क्यों लगता है? आप कभी के इस विचार से कहाँ तक सहमत है? बच्चे आज जो काम पर जा रहे हैं, ये एक हादसा क्यों है, एक बड़ी घटना क्यों है? ऐसा आखिर कवि ने क्यों कहा है? देखते हैं यहाँ पर क्यों कहा होगा। अपना विचार, आपका विचार क्या है? क्योंकि ये भयानक स्थिति है कि आज बच्चे काम पर जा रहे हैं, लोग उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उत्तर यह है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, ये भावी नागरिक हैं, देश को बनाने वाले हैं। छोटी उम्र में बच्चों का काम पर जाना उचित नहीं है, इससे उनकी पढ़ाई नहीं हो सकेगी, बचपन के सुख भरे दिन और उनके खेलने कूदने का समय निकल जाएगा। ये एक हादसा है क्योंकि बच्चे हमारे आने वाला भविष्य हैं और जब भविष्य आज के समय में नहीं पढ़ पाएगा, आने वाला भविष्य, तो देश भी आगे चल के खतरा है। और उन बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं जो देश दे रहा है, उन सुख सुविधाओं से वो बच्चे वंचित हैं, जो कि क्या है, एक देश के लिए बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि भविष्य में उनको जो नागरिक मिलने वाले हैं वो इस तरीके के मिलेंगे जिन्होंने ना तो पढ़ाई की है और ना उन्होंने जीवन का कोई आनंद उठाया है।
पढ़ाई का अभाव और छोटी उम्र में काम करने के कारण उनकी बुद्धि का सही विकास नहीं हो पाया है। पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते और लोगों के बीच में खो जाएंगे। कभी का विचार निश्चय है, ध्यान देने योग्य है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल कि क्यों हादसा है, क्योंकि जो देश का भविष्य है, यदि वो भविष्य देश का नहीं पढ़ पा रहा है, वर्तमान में उसे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसको रास्ता सही नहीं दिखाया जा रहा है, वो काम करने की लालसा में गलत रास्ता अपना लेता है और गलत लोगों की संगति में पड़ जाता है। तो स्वाभाविक है कि देश का भविष्य खतरे में है। यदि इन बच्चों को आज नहीं पढ़ाया गया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य देश का खतरे में है, क्योंकि जो देश की पीढ़ी आगे आने वाली है उसमें से आधे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उन्हें कोई सुविधाएं ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो कैसे हम भविष्य में पढ़ा लिखा नागरिक दे पाएंगे? इसीलिए लेखक कवि ने जो ये बात कही है, ये सोचनीय विचारणीय है। और यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। पूरा पाठ इतना जोश और उत्साह से भरा था, क्रोध से भरा था, करुणा से भरा था। वीर रस भी था इसमें, रुद्र रस भी था इसमें, और करुण रस भी था इसमें। हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि बच्चा काम पर जाता और हमारा दिल नहीं झकझोरता, हम परेशान नहीं होते। तो ये सारी बातें जोशी जी ने बताई हैं, जिन्होंने उस तरफ ध्यान ले भी गए हैं और हमारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम पाठ को इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम पाठ में डूब जाते हैं, हमारी आंखों के सामने यदि वो दृश्य चल रहा है, तो यकीन मानिए बच्चों कि आपको पाठ अंदर तक उतर जाएगा, आपके दिल तक उतर जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ये पाठ के जो मैंने अभी आपको प्रश्न बताए थे ना, ये यकीन मानिए उन प्रश्नों को आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। यदि आपने पाठ समझ लिया, जिस शिद्दत से मैंने समझाया, यदि उसी शिद्दत के साथ उसी पाठ में यदि डूबकर आपने पाठ समझा है, तो ये समझिए कि आपकी परीक्षा की तैयारी तो अभी हो गई है। इस पाठ के लिए रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो स्टेप अप एकेडमी में टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब हम अपने भाषा में, अपने विषय में रम जाते हैं, बस वहाँ पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये ऐसे ही आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ाने के लिए, अगर वो गुस्से वाला है तो भाव वैसे होना चाहिए, यदि वो स्नेह वाला है तो भाव वैसे ही होना चाहिए। सारे भाव भावनात्मक रूप से पढ़ने के लिए, भावों से जुड़े रहने के लिए स्टेप अप अकेडमी से जुड़े रहिए। और इसको साथ में जो चैनल है, इस पर आपको विजिट भी करते रहना है। विजिट करते रहने से आपको मटेरियल मिलेगा ना। क्यों मैं हर बार घूमने के लिए कहती हूँ? घूमने निकलोगे तो आपको आसपास कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए ज़रूरी जो है वो हमारे चैनल पर है। तो हमारे चैनल को, स्टेप अप एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।